Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your day 68 of Mission UPSC 2027. आज का हमारा टारगेट है क्लास 10th पॉलिटी के चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म को कवर करना. राइट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ. आई होप आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया होगा, उसके बाद ही आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं. ठीक है, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी भी होगी तो आपने ये नोटिस ज़रूर किया होगा, मतलब चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने लास्ट में आते आते जो हमने पहले पढ़ चुकी हैं, जैसे कि आपने पंचायत वगैरह का देखा होगा, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड ऑल का देखा होगा. तो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. राइट, सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या होता है? देखो, फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. यानी कि फेडरलिज्म का मतलब ये हो गया, जो पावर्स हैं एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास भी है और उसके अलावा अलग अलग कंट्री के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, आप स्टेट बोल दो या स्टेट के अंदर भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें डिवाइडेड है. मतलब कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं है, बल्कि पावर इस तरीके से डिवाइडेड है कि सेंट्रल के पास भी है और अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके पास भी है. जैसे इंडिया है, इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी चलती है, तो साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी है और लोकल गवर्नमेंट्स भी है ना, डिस्टिंक्ट एरियाज वाइज. सो यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट. यूजुअली अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो फेडरेशन में 2 लेवल्स होती है. ठीक है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी 2 लेवल होती है? पहली होती है गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जो पूरी कंट्री की गवर्नमेंट होती है ना, जिसको हम जैसे आप बोल सकते हैं जैसे पीएम जो हमारे होते हैं, जो एक तरीके से वो गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए होती है, दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. विच मीन्स, देखो, पहला हमारा क्या होता है लेवल, जो पूरे सेंट्रल को संभाल रही है, मतलब पूरी कंट्री को संभाल रही है, वो वाली अथॉरिटी. और वो लोग कुछ सब्जेक्ट्स यानी कि जो नेशन के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स है, डिफेंस वाले एरिया हो गए, कंट्री की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, तो जो नेशंस के इंटरेस्ट को लेके जो काम होते हैं वो पहली गवर्नमेंट हो गई. दूसरे तरीके की गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो प्रोविंसेस, जो स्टेट्स को देखती है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की, हर स्टेट में क्या डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, और उनको जो एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, मैनेज कर रही है, दैट इज़ द अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर. ये जो दोनों लेवल है, ये जो दोनों तरीके की जो लेवल्स है, हर कोई दोनों लेवल्स इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से काम करे, वो अपने हिसाब से काम करे, बिकॉज दे ऑल नो देयर फंक्शनिंग. राइट, देन वी हैव यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम, यूनिटरी गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम वर्सेज फेडरल सिस्टम. देखो, एक अभी हमने देखा कि फेडरल में ठीक है डिवाइड है. एक और सिस्टम होता है जो यूनिटरी, नाम से समझ आ रहा होगा, यूनिटरी मतलब 1. राइट, तो अंडर यूनिटरी सिस्टम ईदर देर इज ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो यूनिटरी के अंदर या तो सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर सब यूनिट्स अगर है भी तो वो सब ऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के. इसका मतलब ये है, देखो, फेडरल में हमने देखा कि पावर्स दोनों के पास है और दोनों इंडिपेंडेंट है. बट यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर हम देखते हैं कि या तो सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, अगर 2 गवर्नमेंट भी है तो पहला वाला सुपीरियर है और दूसरा वाला सबऑर्डिनेट है. मतलब वो ये वाले जो है गवर्नमेंट का लेवल, ये किसके इंस्ट्रक्शन सुनते हैं? सुपीरियर लेवल के, इनके हिसाब से ही चलते हैं. ठीक है, सो अंडर द यूनिटरी सिस्टम ईदर देर इज ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस को ऑर्डर पास कर सकते हैं? प्रोविंशियल लेवल पे ऑर्डर पास कर सकते हैं, और इवन लोकल गवर्नमेंट को भी ऑर्डर दे सकते हैं कि ये करना है, ये करना है. ठीक है, सो बट इन अ फेडरल सिस्टम, बट हमने पढ़ा है फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग. सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे नहीं बोल सकता स्टेट गवर्नमेंट को ये करो और स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट का. नो, फेडरल में है एवरीबडी हैविंग देयर ओन पावर, इंडिपेंडेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है, जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है. स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द people. Right, then we have की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म की अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें कि क्या फीचर्स हैं, तो देर आर 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स हैं. ठीक है, 2 भी हो सकते हैं लेवल्स, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. जैसे इंडिया में 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा ही लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है. डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन. हालांकि गवर्नमेंट के लेवल्स ज़रूर अलग है, बट सिटीजन सबके एक है, क्योंकि एक ही कंट्री के अंदर अलग लेवल्स बनाए हुए हैं. दैट मीन्स कि सब के सब सेम सिटीजन्स को ही गवर्न कर रहे हैं, बट हर एक टीयर का अपना ओन जुरिस्डिक्शन है इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. बट सब अपने हिसाब से, अपने अपने एरिया के हिसाब से चलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर ये स्टेट है, दूसरी स्टेट है, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो सबके अपने अपने थोड़े बहुत हो सकता है कुछ कुछ लॉज अलग तरीके के हो, कुछ टैक्सेशन पॉलिसीज अलग हो, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो, अपना लेजिस्लेशन अलग हो.
ठीक है. द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. यानी कि तो जो भी एग्जिस्टेंस, जो भी हम कहें कि कौन सी टियर ऑफ गवर्नमेंट है, क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है. ऐसा नहीं कि अपने मन से सब कुछ है. ठीक है. The fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखे हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, वो कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट या सेंट्रल हो या स्टेट हो या कोई लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, वो अपने मन से चेंज नहीं कर सकते. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज लाना है तो सारे के सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा. ठीक है. कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है उस पावर को इंटरप्रेट करे, और पावर्स क्या क्या है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की वो भी लिखी हुई है. ठीक है. सो द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर. ठीक है. अगर कोई भी अलग अलग जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और आपका ये लोकल वाला, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है पावर को लेके, तो कौन उनका वो बनेगा, उनकी लड़ाई कौन सॉल्व कराता है? द हाईएस्ट कोर्ट विच इज सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. पैसों फाइनेंशियली उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आएगा, वो भी क्लियरली मेंशन किया जाता है हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए कि सेंट्रल के पास पैसा कहाँ से आएगा, स्टेट के पास कहाँ से पैसा आएगा और लोकल गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा. फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री. तो यानी कि जो फेडरल सिस्टम है उनके दो ऑब्जेक्टिव हैं कि सेफगार्ड करना है और यूनिटी ऑफ द कंट्री को प्रमोट करना है, वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. तो फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि कंट्री की यूनिटी को सेफगार्ड और प्रमोट करके रखना है और साथ में ही रीजनल डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट करके रखना है. देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म. ठीक है. तो ये दो एस्पेक्ट्स बहुत कौन से दो एस्पेक्ट्स बहुत ज़रूरी है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए कि वो फेडरलिज्म को प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो ढंग से करें. वो होते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कि साथ में रहे, कोऑपरेशन रहे. गवर्नमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल शुड अग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो गवर्नमेंट्स को भी अग्री करना चाहिए अलग अलग लेवल्स पे कि किस तरीके से पावर शेयर होनी है, क्या है, वगैरह वगैरह. दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट. और हर किसी को, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को ये ट्रस्ट करना चाहिए कि हम सब लोग मिलकर अपने मतलब जो भी लिखा है उन सब चीज़ों पर रूल्स को अबाइड करेंगे, फॉलो करेंगे. सो एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एज वेल एज एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर. ठीक है. एक आइडियल फेडरल सिस्टम के दोनों एस्पेक्ट है कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है और साथ में ही एक एग्रीमेंट कि हम लोग साथ में रहें. रूट्स थ्रू विच फेडरेशन इज फॉर्म. अब देखो हमने पढ़ लिया फेडरल सिस्टम क्या है, फेडरेशन क्या होता है. ठीक है. फेडरलिज्म क्या होता है. अब हम देखेंगे किस तरीके से फेडरलिज्म एक फेडरेशन बनाई जाती है, कौन कौन से रास्ते हैं जिससे हम बना सकते हैं. सो द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर. ठीक है. कि किस तरीके से बैलेंस रखना है एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, वो वेरी करता है एक फेडरेशन से दूसरी फेडरेशन में कि किस तरीके का वो फेडरेशन है. ठीक है. फेडरेशन की भी मतलब दो तरीके के होते हैं कि जो फेडरेशन बनाया गया है वो मिलके बनाया गया है या होल्ड कर रखा है. ठीक है. अभी हम पढ़ेंगे हालांकि. ठीक है. दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच फेडरेशन वाज फॉर्म. बैलेंस किस तरीके से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रखना है वो किस पे डिपेंड करता है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कैसा रहा है, हिस्ट्री कैसी रही उस पर्टिकुलर कंट्री की. तो दो तरीके के रूट्स होते हैं जिसमें हम फेडरलिज्म बना सकते हैं. पहला रूट होता है विच इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट. मतलब मान लो कोई एक इंडिपेंडेंट कंट्री ले, जैसे कोई भी एक छोटी कंट्री ले लो आप, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में ले लेते हैं जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया और अपना जो और एक दो कंट्रीज़ हो गई यूएसए के पास की है ना. सारी कंट्रीज़ ने सोचा कि हम मिलके एक कंट्री हो जाते हैं. ठीक है. सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने मिलकर सोचा दैट वी आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट बाय पूलिंग सोवेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. कि भाई अगर हम सब मिलके एक कंट्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. मतलब एज इन हम बड़ी कंट्री होंगे तो ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे. तो इस टाइप की रूट को क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें सब मिलके एक फेडरेशन बना रहे हैं. जैसे यूएसए ने भी यही किया, स्विट्जरलैंड ने भी यही किया और ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया. हेयर ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर. तो यानी कि यहाँ पे हर स्टेट्स जो भी है, जो भी कंट्रीज हैं सारी, सबके पास पावर भी बराबर है एंड आर स्ट्रॉन्ग वीज अवीज द फेडरल गवर्नमेंट. इतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना फेडरल गवर्नमेंट है. समझ आ गई. कमिंग टुगेदर फेडरेशन व्हेन अदर independent states are coming together to form a bigger unit. Then the second route which we have is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. यानी कि टुकड़े कर लिए
और उस सेंस में पावरफुल है, मतलब एक बड़ी कंट्री है, उन्होंने सोचा कि अपनी पावर को डिवाइड कर लेते स्टेट्स के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। जैसे इंडिया का एग्जांपल लो, इंडिया है एक बड़ी कंट्री, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, आधी स्टेट के हाथ में, आधी लोकल गवर्नमेंट के हाथ में। तो इंडिया, स्पेन और इवन बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, की अलग हैं बट साथ में रह के फेडरेशन बना हुआ है, ठीक है, coming together नहीं, holding together federation. So here the central government tends to be more powerful vis-a-vis the state. Central government के पास पावर ज़्यादा है. Very often different constituent unit of the federation have unequal power. बहुत ही कम है कि भाई पावर बराबर ना हो, वैसे यूजुअली पावर बराबर ही होती है। और कुछ यूनिट्स ऐसी होती है जिनको स्पेशल पावर दी जाती है, जैसे इंडिया में भी कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दी गई है ना, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है कई बार, तो कई बार कुछ जगहों को एक्स्ट्रा पावर दी जाती है, स्पेशल पावर दी जाती है, अदरवाइज सब में सेम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब हम देखेंगे कि इंडिया को हम क्यों बोल रहे हैं फेडरल कंट्री। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को बोला कि इंडिया क्या है, बहुत सारी स्टेट्स का यूनियन है, मिलके बनी हुई है। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ना ये कभी मेंशन नहीं हुआ कि फेडरेशन वर्ड ही मेंशन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन था कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है। तो इसी प्रिंसिपल पे इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। तो इंडियन की जो ये यूनियन बनी हुई है कि जो प्रिंसिपल है फेडरलिज्म जो होता है उसी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए हम बोल देते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में दिया था कि 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, जो यूनियन को रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरा गवर्नमेंट कौन सी बोली गई थी, स्टेट गवर्नमेंट, की 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बाद में जाके 3rd tier ऐड हुई थी जिसको हम लोकल लेवल बोल देते हैं, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज आती है ना, वो बाद में जाके ऐड हुई थी, अदरवाइज स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही थी। सो एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टियर्स एंजॉय सेपरेट जुरिसडिक्शन, कि ये जो डिफरेंट टियर्स होते हैं अलग अलग इनकी पावर होती है, अलग अलग इनका जुरिसडिक्शन होता है, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दस इट कंटेन्स 3 लिस्ट। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 तरीके से 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन है ना पावर्स का, यूनियन के बीच में, स्टेट के बीच में, और उसके अंदर 3 तरीके की लिस्ट हम लोग पढ़ते हैं कि किस किस तरीके से पावर बटी गई है, कौन कौन से काम नेशनल के हाथ में है, कौन कौन से यूनियन स्टेट के हाथ में, और कौन से दोनों के हाथ में है, मिक्स, ठीक है। पहली लिस्ट हमारे पास आती है यूनियन लिस्ट, ठीक है। देखो यूनियन लिस्ट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चीज़ संभाल रहा है, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट वाली लिस्ट। इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो भी नेशन की इंपॉर्टेंस के लिए जो चीज़ें होती है वो सारा यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। जैसे कि डिफेंस, कंट्री की डिफेंस कौन संभालेगा, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी संभालेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी। कोई भी फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग को लेके, कम्युनिकेशंस को लेके, करेंसी को लेके, ये सारी की सारी चीज़ें यूनियन लिस्ट के अंदर आती है। इंक्लूडेड एज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर। क्यों इंक्लूड की जाती है सारे सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट के अंदर, क्योंकि इन सब के लिए देखो ऐसी पॉलिसीज चाहिए जो हर कंट्री, हर स्टेट के लिए यूनिफॉर्म हो। मतलब ऐसे नहीं ना कि अगर डिफेंस ऑफ द कंट्री, हम कंट्री की डिफेंस की बात कर रहे हैं तो दिल्ली के लिए अलग हो, राजस्थान के लिए अलग करी जाए, ठीक है, मुंबई के लिए अलग, ऐसा नहीं हो सकता ना, कि ये तो कंट्री के लिए करा जा रहा है। तो पॉलिसीज़ भी कैसी चाहिए, यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ चाहिए। दूसरा हमारे पास ओके इसमें आगे एक और चीज़ लिखी है, इंक्लूडेड एज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट अपने आप ही ये डिसीजंस ले सकती है जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे यूनियन लिस्ट में मेंशन है, कंट्री की डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी वगैरह। देन हमारे पास आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में अगर मैं बात करूँ तो स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो स्टेट लेवल के पास है या लोकल इंपॉर्टेंस के लिए ज़रूरी है। जैसे एक पर्टिकुलर स्टेट में पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, ये सारे चीज़ें स्टेट लिस्ट के अंदर आती है जो स्टेट के हाथ में है, ठीक है, जो लोकल इंपॉर्टेंस के लिए है। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, स्टेट वाइज भी अलग होता है, एग्रीकल्चर, कॉमर्स भी चीज़ें, ट्रेड भी है ना, तो ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। देन हमारे पास आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों खुद मिलके ही कोई चीज़, कोई मतलब सब्जेक्ट मैटर पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस है, मैरिज है, अडॉप्शन है, सक्सेशन है, तो उसमें यूनियन भी मिलके कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है मिलके लॉज, ठीक है। इफ़ देयर लॉ कन्फ्लिक्ट, और फिर भी अगर यूनियन और स्टेट की लॉज नहीं मिल पा रही है तो कहीं ना कहीं फिर कौन देखेगा, जो लॉ यूनियन गवर्नमेंट देगा वही लॉ बनी जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कौन कौन से लिस्ट में कौन कौन से आते हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर हमारा आता है डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। स्टेट लिस्ट में आता है हमारे पास पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरीगेशन। कॉन्करेंट में आता है फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। Clear? So according to our constitution, the union government has power to legislate on these computer software. देखो अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इसके अंदर नहीं कवर हुए, ना यूनियन में हुए, ना स्टेट में हुए, ना कॉन्करेंट में हुए, तो वो सब्जेक्ट्स कहाँ जाते हैं, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स के अंदर होते हैं। उन सब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स,
ठीक है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स है जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह वो कौन देखता है, वो देखता है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चीज़ किसको देखेगा, जो भी रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स है वो सारे पावर भी किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास। मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर, जो फेडरेशन हमने देखा जो होल्डिंग टुगेदर है जैसे इंडिया डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, दस ऑल द स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। देखो हमने देखा कि जो होल्डिंग टुगेदर वाली जो फेडरेशन होता है उसमें सबके पास पावर बराबर नहीं होती। मैंने आपको बताया कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दी जाती है, किसी में पावर किसी स्टेट्स को कम है, किसी की कुछ ज़्यादा है। तो हर स्टेट जो इंडियन यूनियन में हर किसी के पास आज भी पावर बराबर नहीं है। अगर मैं बोलूँ इंडिया में 29 स्टेट्स है, आज भी 29 स्टेट्स में से नहीं है सबके पास बराबर तरीके की पावर है, अलग अलग तरीके से पावर दी गई है। कुछ स्टेट्स ऐसी है जिनको स्पेशल स्टेट्स बोला जाता है जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उनको स्पेशल पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 371। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक प्रोविजन के अंदर आर्टिकल 371 के अंदर उनको स्पेशल पावर दी गई है। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस इस तरीके के हुए हैं तो इनको स्पेशल पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 371 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। दी स्पेशल पावर्स आर स्पेशली इंजॉयड इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, देयर कल्चर एंड ऑल्सो प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। स्पेशल पावर इनको किस सेंस में दी गई है? स्पेशल पावर इनको इन सेंस में दी गई है कि इनके जो लैंड राइट्स है उनको प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। जो भी ये लोग इंडिजिनस पीपल है उस जगह के लोग हैं उनके कल्चर की वजह से उनको स्पेशल पावर दी गई है, या फिर उनको गवर्नमेंट सर्विसेज में भी स्पेशल पावर दी गई है कि आपको थोड़ा % रिजर्वेशन मिलेगा वगैरह वगैरह। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दीज स्टेट्स कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। कोई भी इंडियन जो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है इन स्टेट्स के, ठीक है, वो यहाँ पे लैंड और हाउस नहीं खरीद सकते, ठीक है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। आपको पता है इंडिया में यूनियन टेरिटरीज भी है, 7 यूनियन टेरिटरीज है। तो चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली जो है ये सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज है। तो इनके पास पावर स्टेट से, जो स्टेट के पास पावर होती है उनसे अलग होती है यूनियन टेरिटरीज के पास पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट हैव स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज। और यूटी को कौन चलाता है? यूटी को चलाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा स्टेट अलग होता है, यूनियन टेरिटरीज अलग होता है, ठीक है। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, पावर जो शेयर होती है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। कोई भी ऐसे नहीं अपने मन से पावर शेयरिंग जो भी बनी हुई है कि किसके पास कितनी पावर है अपने मन से चेंज कर दे, सेंट्रल या स्टेट। नो, पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। अपने मन से कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। अगर कोई भी चेंज लाना है किसी भी पावर शेयरिंग के अंदर तो पहले वो दोनों हाउसेज में पास होना चाहिए, वो बिल हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि लोकसभा भी पास करे, राज्यसभा भी पास करे विद एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ द मेजोरिटी। एटलीस्ट 2/3 लोग जो है जितने भी मेंबर्स हैं उसमें 2/3 लोग एटलीस्ट अग्री करने चाहिए। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। उसके बाद भी फिर रेटिफाई होना चाहिए कौन? लेजिस्लेचर, कम से कम जो हाफ टोटल स्टेट्स के जो हाफ मेंबर है एटलीस्ट वो भी उसको रेटिफाई करे, ठीक है। तो उसके बाद जाके उसको रेटिफाई किया जाता है, उसके बाद जाके उसको ठीक किया जाता है। सो द जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर। तो जुडिशरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करना है। अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है डिवीजन ऑफ पावर्स को लेके तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेते हैं। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो रिसोर्सेज को रेज करे बाय लिवाइंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड टू देम। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये हक है, ये पावर है कि उनको जो पैसा चाहिए वो टैक्स लेके, लोगों से टैक्स लेके अपने जो भी काम करने हैं जो भी है वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है, फेडरलिज्म रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट होता है, वैसे कह सकते हैं। इसका मतलब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बहुत ज़रूरी है फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हो, बट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में हो ये इनफ नहीं है। अगर फेडरल एक्सपेरिमेंट सक्सीड करना है इंडिया में, इट इज़ नॉट मेनली बिकॉज ऑफ द कंट्री दैट लेड। देखो इंडिया में अगर हम कह रहे हैं फेडरल एक्सपेरिमेंट, फेडरल सिस्टम सक्सीड हुआ है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस लिख दिया, बल्कि उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो रियल सक्सेस ऑफ, समझ आ गया ये बात की कोई भी अगर इंडिया में हम बोल रहे हैं फेडरलिज्म बहुत सक्सेसफुल रहा है तो इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, ठीक है, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिक्स वगैरह रहे हैं। दिस इंश्योर की स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम शेयर आइडल्स। ठीक है, वही चीज़ है कि यार कंट्री अगर हम इंडिया में फेडरलिज्म सक्सीड हुआ है तो उसका रीज़न यही है कि हमारे जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रहे कंट्री के वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं, साथ में एक स्पिरिट था फेडरलिज्म को लेकर, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट की गई और साथ में रहने का एक डिज़ायर था। इस वजह से वी कैन से कि फेडरलिज्म अचीव कर पाए हैं, ठीक है।
लिंग्विस्टिक स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ तो क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। देखो अब मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से इंडिया के अंदर हम फेडरलिज्म प्रैक्टिस हुई। तो पहला रीजन है, पहला है हमारे पास लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस जो सबकी है। देखो ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट बनाई गई है बहुत ही पहला और एक मेजर टेस्ट था एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री के लिए सबसे बड़ा टेस्ट सबसे पहला टेस्ट और सबसे बड़ा टेस्ट जो था वो था लिंग्विस्टिक को लेकर, लैंग्वेज को लेकर था। 1947 में जो बाउंड्रीज बनाई गई थी सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। 1947 पे टाइम पे अगर आप मैप देखोगे, बुक में मेंशन भी है मैप, इंडिया का जो मैप था वो अलग तरीके से दिखता था, बट आफ्टर दैट बाउंड्रीज को काफ़ी तरह के चेंज हुई थी नई नई स्टेट्स बनाने के लिए। कि क्यों करा गया था ऐसा, ये क्या करा गया था इसलिए सो दैट टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट, कि वो लोग जो सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं एटलीस्ट वो लोग तो साथ साथ रहे। ऐसा ना हो कि आधे राजस्थानी गुजरात में हैं, आधे गुजराती महाराष्ट्र में, आधे मराठी असम में है। इस तरीके से स्टेट्स बनाए जाए कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं एटलीस्ट वो लोग सेम स्टेट में रहे। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट कुछ स्टेट्स ऐसी भी बनाई गई जो सिर्फ लैंग्वेज बेसिस पे नहीं बल्कि इसलिए बनाई गई टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफी। तो कुछ स्टेट्स लैंग्वेज बेसिस पे डिवाइड हुई, तो कुछ स्टेट्स किस तरीके से हुई, कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफी बेसिस पे बनी गई थी। जैसे कि नागालैंड हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया एंड झारखंड हो गया। समझ आ रही बात। सो फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। ठीक है, जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई गई है कहीं ना कहीं उससे क्या हुई है, कंट्री और ज़्यादा यूनाइटेड हो गई है, कंट्री और ज़्यादा यूनाइट हो गई है। एंड इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान हो गया है। ठीक है, दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी। देखो दूसरा टेस्ट जो इंडियन फेडरेशन के लिए था वो था लैंग्वेज पॉलिसी। हमारे आर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफिक नहीं है कहीं भी कि नेशनल लैंग्वेज इंडिया की हिंदी है या इंग्लिश है। ठीक है, किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज ज़रूर बोला गया है, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। देखो हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज का टाइटल दिया है, बट हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज हिंदी आज भी सिर्फ 40% ऑफ द इंडियंस हैं जो हिंदी पढ़ पाते हैं, या जिनकी मदर टंग है, देयरफॉर देयर वर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। इसलिए बहुत सारे और भी सेफगार्ड्स हैं कि बाकी लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए बहुत सारे सेफगार्ड्स लेने पड़ते हैं। बिसाइड्स हिंदी 21 और भी ऐसी लैंग्वेजेस है जिसको शेड्यूल लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। ठीक है, अगर हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन देने जाते हैं, जैसे यूपीएससी का एग्जामिनेशन आप लोग दोगे, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एग्जामिनेशन किसी भी लैंग्वेजेस में दो। स्टेट्स के पास भी ऑप्शन है कि वो अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेजेस, स्टेट्स के पास भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है, और ज़्यादातर जो गवर्नमेंट के काम होते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में किया जाता है एक पर्टिकुलर स्टेट के। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो इंग्लिश का यूज़ होना था वो 1965 में स्टॉप हो जाना चाहिए था ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। ठीक है, उस टाइम पे सिर्फ 20 साल के आसपास का कुछ बोला गया था कि इतने टाइम के लिए यूज़ की जाएगी, 1965 तक ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश यूज़ की जाएगी। बट बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थी, जैसे तमिल, साउथ वाले साइड आप देखेंगे लोग हिंदी नहीं बोल पाते, वो लोग इंग्लिश या फिर अपनी खुद की लैंग्वेज बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने डिमांड किया कि कहीं ना कहीं आज भी इंग्लिश कंटिन्यू करनी चाहिए, तो इसलिए इंग्लिश का यूज़ आज भी कंटिन्यू किया गया है हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। तो ऑफिशियल पर्पस ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि हिंदी में भी अब होता है। सो प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो प्रमोशन किया गया है कि हिंदी रहे, ये आज भी देखो, प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज का मतलब ये है कि हिंदी को भी यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि जहाँ पे लग रहा है हिंदी यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पे हिंदी को बोला जाता है, अदरवाइज इंग्लिश में डिसीजन लिए जाते हैं। तो पहला हमारे पास था लिंग्विस्टिक, दूसरा था हमारे पास लैंग्वेज पॉलिसी को लेके, और तीसरा हमारे पास है सेंटर स्टेट रिलेशन। देखो सेंटर स्टेट रिलेशन भी अगर हम देखें तो रीस्ट्रक्चर करना सेंटर स्टेट रिलेशन इज़ वन मोर वे इन विच फेडरेशन हैज़ बीन स्ट्रेंथन इन प्रैक्टिस। कि सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है उसको रीस्ट्रक्चर करना, ये भी एक, इस वजह से भी हम कह सकते हैं फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग हुआ है। आफ्टर 1990 इट वॉज द बिगनिंग ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। 1990 के बाद ये कोलिशन गवर्नमेंट आपको पता है धीरे धीरे आने लगा था। कोलिशन गवर्नमेंट जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टीज मिली थी और कोलिशन बन गया था। तो यहाँ से एक नया कल्चर आया था पावर शेयरिंग का, और रिस्पेक्ट आई थी फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, जब पहले तो ये था कि एक पार्टी रूल करिए, बट धीरे धीरे कोलिशन गवर्नमेंट आया। जब कोलिशन गवर्नमेंट आया तो कहीं ना कहीं एक नया पावर शेयरिंग का कल्चर हमारे पास आया, और ये ट्रेंड वॉज सपोर्टेड बाय मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इसको भी कोलिशन गवर्नमेंट को भी सपोर्ट किया किसने, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने, दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्ररी मैनर। तो डिफिकल्ट हो गया था स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करना। मतलब पहले ऐसा हो रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वही स्टेट गवर्नमेंट के, वही सेम स्टेट गवर्नमेंट थी। मतलब अगर यहाँ
बीजेपी है तो यहाँ पे भी बीजेपी थी, तो बाकी पार्टीज एलिमिनेट हो जाती थी। बट बाद में धीरे धीरे जब कोलिशन आया तो कहीं ना कहीं एक नया कल्चर आया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट अलग हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। कि स्टेट गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर बीजेपी है, बट आज भी कुछ कंट्रीज कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे बीजेपी की जगह कोई और पार्टी जीती हुई है, कोई भी एक्स पार्टी जीती हुई है, तो ऐसा हो सकता है। सो दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट हमारे पास है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करें। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन मतलब कि एक सेंटर के हाथ में पावर, डिसेंट्रलाइज कर देना मतलब पावर को डिवाइड कर देना। ठीक है, फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल पावर शेयरिंग इंडिया में एक अलग तरीके की और गवर्नमेंट चाहिए बिलो दैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट के नीचे हो। फील हुआ कि यार सेंट्रल और स्टेट के अलावा भी और लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाहिए जो बाकी चीज़ें संभाले, जिसके लिए हमारे पास आया लोकल गवर्नमेंट। दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि भाई एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट चाहिए जो कि हमारा है लोकल गवर्नमेंट। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को भी दे दी गई, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। कि पहले सिर्फ अगर सेंट्रल और स्टेट था तो अब पावर लोकल गवर्नमेंट के हाथ में भी दे दी गई है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज विच आर बेस्ट सेटल्ड लोकल लेवल। ठीक है, यही चीज़ है कि एक बेसिक आइडिया जो था कि भाई बहुत सारे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होती थी जो इस तरीके से सेटल हो सकती है कि सिर्फ सेंट्रल और स्टेट नहीं संभाल सकते, बल्कि एक लोकल लेवल की भी नीड फील हुई। लोगों के पास बेटर नॉलेज होती है प्रॉब्लम्स के अपने लोकल एरियाज़ में। जैसे कि आपको पता है लोकल एरियाज़ में उनको पता है कि यार उनके गाँव में क्या दिक्कत हो रही है, उनके विलेज में, उनके टाउन में क्या दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते थे। तो नीड हुई कि एक लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। बिसाइड इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। सो लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हमने नेम दिया लोकली सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, so the need for decentralization was recognized in our constitution. Panchayats in villages and municipalities in urban area were set up in all the states, ये आपको पता है, but these were directly under the control of state government। ये भी आपको पता होगा, जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह ये सब स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, बट एक थर्ड ईयर बना दिया गया था लोकल गवर्नमेंट के लिए। इलेक्शंस जो होते थे लोकल गवर्नमेंट के वो रेगुलरली नहीं हो रहे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर भी नहीं थी, कोई रिसोर्सेज भी नहीं थे अपने मन का। देयर वाज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म। अगर हम इफेक्टिव टर्म्स में बात करें, प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें, तो बहुत कम तरीके की पावर दी गई थी। अ मेजर स्टेप टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992। सबसे बड़ा स्टेप जब लिया गया डिसेंट्रलाइजेशन का तो 1992 में लिया गया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अमेंड किया कि जो थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी है लोकल लेवल वाला गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, उसको भी पावरफुल बनानी चाहिए, वो भी पावरफुल होनी चाहिए और इफेक्टिव होनी चाहिए। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस। जैसे पहले इलेक्शंस रेगुलर नहीं होते थे, बट अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख दिया गया है कि बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर इलेक्शंस होए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए भी। सीट्स रिजर्व की जाए इलेक्टेड बॉडीज़ के लिए एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर SC STs एंड OBC, और एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। कम से कम वुमेन के लिए भी पोजीशंस रिजर्व की जाए। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन हमने पढ़ा है ना, जो स्टेट्स के लिए होता है, वो बनाया जाए हर स्टेट के अंदर, सो दैट पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शंस होए। स्टेट गवर्नमेंट को आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। स्टेट गवर्नमेंट के पास की पावर, मतलब ये है ज़रूरी कि वो कुछ पावर्स और कुछ पैसा जो है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ शेयर करे। द नेचर ऑफ शेयरिंग अलग अलग स्टेट के हिसाब से वेरी करता है। सो रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। पंचायती राज क्या है वैसे हमने पढ़ा हुआ है, बट एक ब्रीफ छोटा सा मैं रीड कर देती हूँ। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट हैज़ अ ग्राम पंचायत। आपको पता है ग्राम पंचायत होता है। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स होते हैं उसमें, जिसको हम पंच बोलते हैं, और एक प्रेसिडेंट भी होता है जिसको सरपंच बोला जाता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर, राइट। It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the ग्राम पंचायत and to review the performance of the ग्राम पंचायत। 2 से 3 बार मिलना होता है एक साल में बजट वगैरह अप्रूव करने के लिए। पंचायत समिति हमने पढ़ा है, ब्लॉक और मंडल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। लोकल लेवल पे हमने ग्राम पंचायत देखा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास पंचायत समिति या फिर ब्लॉक मंडल भी बोला जाता है, और स्टेट लेवल पे जिला परिषद, मतलब उसको पूरा हम बोलते हैं जिला परिषद, और पंचायत समिति जब मिल जाते हैं तो जिला बन जाता है। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड MLAs ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। जिला परिषद चेयरपर्सन कौन होते हैं? पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, IAS ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। ठीक है, हमने देखा कि अर्बन एरियाज के लिए भी होता है, ये रूरल के लिए था, अर्बन के लिए भी होता है, जिसमें म्यूनसिपल वगैरह होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह। म्यूनसिपल चेयरपर्सन पॉलिटिकल हेड होते हैं
म्यूनसिपैलिटीज़ का। बाकी म्यूनसिपल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन अ डेमोक्रेसी विच इज़ कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये जो नया सिस्टम बन रहा है लोकल गवर्नमेंट का, ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट रहा। ये जो नया सिस्टम लेके आया जब लोकल गवर्नमेंट, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट रहा डेमोक्रेसी के अंदर, जो कि किसी जगह नहीं हुआ, बट ये बहुत सक्सेसफुल भी रहा। आज के टाइम पे 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर पूरी कंट्री में। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है लोकल गवर्नमेंट का हैज़ हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो दिया गया लोकल गवर्नमेंट को, उससे हमारी डेमोक्रेसी और ज़्यादा डीप हुई है। एंड इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ी है और हमारी डेमोक्रेसी की आवाज़ भी बढ़ी है। क्लियर? आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी, कुछ चीज़ें हमने नहीं भी पढ़ी है। इसी के साथ होली का टाइम है। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। एन्जॉय योर डे। एक दिन का ब्रेक ले लेते हैं, होली के बाद वी विल स्टार्ट अगेन। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।